नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में दिए गए प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 1 को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि बताइए, वी आर सच ए स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले से लिया गया है? तो ऑफ कोर्स ये लिया गया है टेम्पेस्ट से, और इसको बोलने वाला जो कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पेरो। और ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका एक्ट और सीन भी याद रखना। ये जो लाइन है एक्ट 4 और सीन 1 में बोली गई है, और ये बहुत ही फिलोसॉफिकल लाइन है। इसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि हम लोग जो भी अपने आंखों से देखते हैं वो सब क्षणभंगुर है, इफेमरल है, वो क्षणिक है, खत्म हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे नींद में स्वप्न आता है और नींद खुलने के बाद स्वप्न चला जाता है, वैसे ही चीजें हमारे जीवन में आती हैं और फिर वो डिसअपियर हो जाती हैं। वैसे मैंने टेम्पेस्ट की लाइंस, कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैकबेथ कब आती है, तो इसके लिए आपको एक कोड याद मैंने करवाया था, हुक्म। ठीक है। हैमलेट कब आती है? ये आती है 1602 में। ओथेलो कब आती है? 1604 में आती है। किंग लियर कब आती है? 1605 में। और मैकबेथ कब आती है? 1606 में आती है। तो मैकबेथ 1606 में आती है, हैमलेट आती है 1601 या 2 में। और 12th नाइट कब आती है? तो इसके लिए मैंने आपको एक कोड याद कराया था, मिस्टर मर्चेंट मैरी मच एट टी जैक। एड से आपने दो प्ले याद किया था, एज यू लाइक इट और 12th नाइट। और एज यू लाइक इट आती है 1599 में, और 12th नाइट आती है 1600 में। ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस कैटेगरी वाइज मैंने बहुत अच्छे से याद कराया है। उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर की ऐसी कौन सी प्ले है जो प्रोज में बिल्कुल नहीं लिखी गई है लेकिन वर्स में लिखी गई है, जिसको लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है? तो ये रिचर्ड सेकंड है। ठीक है। और विलियम शेक्सपियर ने रिचर्ड सेकंड को कब लिखा था? तो इसको लिखा था 1594 और 95 के बीच में। और आपको ये भी अच्छे से पता होगा, विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इसके अलावा सिम्बेलाइन, मैकबेथ और किंग लियर, कुल मिला के 13 ऐसे प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, जिसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है? तो इसका सोर्स लिया है विलियम शेक्सपियर ने द हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है। और 12th नाइट को अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1600 में। सिम्बेलाइन को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1609 में। और ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट फेज में लिखी गई वन ऑफ द प्लेस होती है, जिसको ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहते हैं। और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हो या पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों प्लेस विलियम शेक्सपियर ने कब लिखा था? इसको लिखा था 1590 और 91 के बीच में। और इवन एक विलियम शेक्सपियर की और प्ले होती है जिसको इन्होंने 1590 में लिखा था, वो होती है द लव्स लेबर लॉस्ट। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लाइन है, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। पूछा गया है कि इस लाइन को किसने बोला है? तो ऑफ कोर्स इस लाइन को बोलने वाला किंग लियर है। और प्ले भी कौन सा होता है? किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हैमलेट कब आती है? 1602 में आती है। विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट का सोर्स थॉमस कीट के योर हैमलेट से लिया है। मैकबेथ और किंग लियर ये दोनों ऐसे प्लेस होते हैं विलियम शेक्सपियर के, जिसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने रॉफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से लिया है। और ओथेलो का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहां से लिया है? सिंथियो के हेकेटो मेथी से लिया है। ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है कि द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। ये लाइन किसने बोला है? तो ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं, एडमंड बोलता है। ठीक है। ये प्ले होता है किंग लियर, और इसमें एक कैरेक्टर होता है एडमंड, ये इस लाइन को बोलता है। किंग लियर को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके इंपॉर्टेंट लाइन, कैरेक्टर और फैक्ट्स को, उसको भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्ट इज साइलेंस। बताना है ये लाइन मरने से पहले कौन बोलता है? तो ये बोलता है हैमलेट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये लाइन हैमलेट होरेसियो से बोलता है। और एक लाइन इसी से मिलता जुलता और आप याद रखेंगे, राइपनेस इज ऑल। ये लाइन एडगर बोलता है ग्लाउसेस्टर से। तो राइपनेस इज ऑल यानी सभी की जो डेथ है वो इनएविटेबल है। ठीक है। ये लाइन एडगर ग्लाउसेस्टर से बोलता है। और द रेस्ट इज साइलेंस, ये लाइन हैमलेट
होरेसियो से बोलता है। नेक्स्ट बताना है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये किसने लिखा है? तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इसके साथ एक और आता है एन इवनिंग वॉक। ये दोनों वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये कब लिखा है? 1793 में लिखा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक ये दोनों विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब लिखा है? 1793 में लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा गया है रूथ किसने लिखा है? तो रूथ को भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। रूथ का जो सब टाइटल है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मेरी मास्टर वीडियो है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो रूथ का जो सब टाइटल है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1799 में और इसको पब्लिश किया गया था 1800 में। ठीक है, ये भी टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट लाइन, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ऑफ कोर्स ये लिया गया है द टेबल्स टर्न से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट में वन ऑफ द पोएम्स होती है, यानी ये आती है 1798 में। इसके बाद टिंटर नबी की लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम होती है। और एसटी कॉलरिज की पहली पोएम कौन सी होती है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और लिरिकल बैलेट में कुल मिला के कितनी पोएम्स होती हैं? तो इसमें होती हैं 23, जिसमें 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के होते हैं और 4 पोएम एसटी कॉलरिज के होते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये एक सोनेट है और इसको लिखा गया है 1802 में और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, और ओड टू ड्यूटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखा था और इसको भी 1807 में पब्लिश किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1564 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी डेथ कब हो जाती है? तो इनकी डेथ होती है 1660 में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में होता है। और ये जो टाउन है किस काउंटी में है? तो देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1564 में होता है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में होता है और कहाँ होता है? वॉरविकशायर में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ससेक्स ये पीबी शैली के जन्म स्थान से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तात्कालिक कारण बना था जिसकी वजह से विलियम शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन को छोड़कर इंग्लैंड जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है वो सर थॉमस लूसी कोई एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के पार्क में इन्होंने एक डियर को चुराया था या फिर इलीगल तरीके से डियर का शिकार किया था। ठीक है, तो जान बचाने के लिए वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन को छोड़ करके वो इंग्लैंड गए थे। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर को इलीगल तरीके से एक डियर का शिकार करते हुए पाया गया था कि किस व्यक्ति के पार्क में या किस व्यक्ति के गार्डन में ये शिकार करने के लिए गए थे? तो ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं होते हैं, ये होते हैं सर थॉमस लूसी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें विलियम शेक्सपियर अपना एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट करते हैं एज अ एक्टर? तो देखो इन्होंने 1585-87 के बीच में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवान छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1579 में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और 1580 ये भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा अर्ली हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1585 या 87 से लेके 1592 के बीच में। ये इनका एक अर्ली एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है जिसमें एज अ एक्टर ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ पॉपुलरली नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट में 3 लोग आते हैं, एक तो आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और इन्हीं के साथ आते हैं एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउथे। तो ये 3 लेक पोएट्स कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और वेसिक्स रीजन ये टॉमस हार्डी से रिलेटेड है। टॉमस हार्डी की जो मोस्ट ऑफ नॉवेल्स होते हैं वो वेसिक्स रीजन से ही रिलेटेड होते हैं। वेसिक्स जो है ना ये एक फिक्शनल टाउन होता है
जिसको बेस बना करके टॉमस हार्डी ने अपने बहुत सारे नॉवेल्स को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है 1770 में। कहाँ होता है? कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग 1798 में मानी जाती है, उसके पीछे कारण क्या था? क्या उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था? बिल्कुल नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 1770 में। क्या उस समय क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती हैं? बिल्कुल नहीं। क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती हैं 1837 में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है? नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में और इसका एंड कब हो जाता है? 1799 में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स लिरिकल बैलेड पब्लिश होती है 1798 में और इसमें कुल मिलाकर के 23 पोएम्स होते हैं, जिसमें से 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के होते हैं और 4 पोएम एस.टी. कॉलरिज के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रोमांटिक एज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक एज में जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर होते हैं वो होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर पूछा गया है कि प्रीफेस लिरिकल बैलेट में कब ऐड किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ। देखो, लिरिकल बैलेट ये पब्लिश होती है 1798 में, ठीक है। और इसमें प्रीफेस कब जोड़ा जाता है? तो प्रीफेस जोड़ा जाता है सेकेंड एडिशन में, यानी 1800 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इसमें एक और चीज जोड़ा जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कब जोड़ा जाता है? तो तीसरे एडिशन में, यानी 1802 में जोड़ा जाता है, ठीक है। और लिरिकल बैलेट की एक और एडिशन आती है, वो कब आती है? 1805 में आती है। तो इसके चार एडिशंस आती हैं। पहला जो एडिशन होता है वो होता है लिरिकल बैलेट। दूसरे एडिशन में इसमें प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। तीसरे एडिशन में इसमें अपेंडिक्स जोड़ा जाता है और एक और एडिशन आती है, वो होती है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो 1660 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिल्टन ब्लाइंड कब होते हैं? तो ये होते हैं 1652 में, यानी जब ये 44 इयर्स के थे तभी जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। और जॉन मिल्टन अपने ब्लाइंड होने के बाद एक सोनेट लिखते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर होती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा पोएट है जो अपने सोनेट लंदन 1802 की लाइन इस तरह से शुरुआत करता है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ऑफ कोर्स ये होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और सोनेट का नाम ही होता है लंदन 1802 और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितने बुक्स होते हैं? तो 12 बुक्स होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना स्टार्ट किया था 1658 में और इसको इन्होंने कंप्लीट किया था 1665 में। 2 साल इसको रिवीजन और करेक्शन में लगता है और अल्टीमेटली इसकी जो पहली पब्लिकेशन आती है वो आती है 1665 में। और तब ध्यान रखना, पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी बुक्स थे? सिर्फ 10 बुक्स थे, ठीक है। बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10, ठीक है, दो बुक्स को तोड़ करके इसमें दो और बुक ऐड किए जाते हैं और अल्टीमेटली 1674 में जब पैराडाइज लॉस्ट की पब्लिकेशन आती है तो उसमें कुल कितने बुक्स हो जाते हैं? 12 बुक्स हो जाते हैं, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल ग्रैंड है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जॉन गाउसवर्दी किसके लड़के थे? तो ये लॉयर के लड़के थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जॉन गाउसवर्दी के फादर का नाम भी जॉन गाउसवर्दी था। जॉन गाउसवर्दी के फादर गाउसवर्दी को चाहते थे कि वो लॉयर बने, लेकिन जॉन गाउसवर्दी एक राइटर बनना चाहते थे। जॉन गाउसवर्दी का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1867 में और इनकी डेथ हो जाती है 1933 में। इनको 1932 में नोबेल प्राइज भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाल्सवर्दी अपना लिटरेरी करियर कैसे स्टार्ट करते हैं? तो एज अ नॉवलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही जॉन गाल्सवर्दी की जो पहली वर्क आती है वो आती है 1897 में, फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन होता है। और 1899 में इनकी पहली
नॉवेल आती है जॉसलिन, ठीक है? तो ड्रामेटिस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, पोएट तो बिल्कुल नहीं होगा, जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पूछा गया है कि गाउसवर्दी किस एज से बिलोंग करते हैं? तो देखो इनका जन्म कब होता है? 1867 में होता है, लेकिन इनकी जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स आते हैं ना, वो 1900 के बाद ही आते हैं। 1906 में जो है इनकी पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस और नॉवेल्स दोनों आती है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी और द सिल्वर बॉक्स। ये दोनों कब आती है? 1906 में आती है, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्लेस और नॉवेल्स लिखते हैं। तो जॉन गासवर्दी के मोस्ट ऑफ द वर्क्स कब आते हैं? 1900 के बाद आते हैं। तो ऑफ कोर्स इनको हम कहेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉन गासवर्दी की जो ट्रेजेडीज है वो कैसी हैं? तो वो हैं सोशल ट्रेजेडीज। जॉन गासवर्दी के जितने भी प्लेस हैं ना, वो किसी न किसी सोशल इशू को डील करने वाले होते हैं, और ये बात मैंने जॉन गासवर्दी के मास्टर वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन सा प्ले किस सोशल इशू को डील करने वाला होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब विलियम शेक्सपियर 1587 में लंदन पहुंचते हैं तो किसको ज्वाइन करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं बार्बेज कंपनीज ऑफ एक्टर्स, ठीक है? जेम्स बार्बेज ये एक्टर होते हैं, और इनकी एक थिएट्रिकल कंपनी होती है जिसको विलियम शेक्सपियर ज्वाइन करते हैं, और यहीं पर ये एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना इस कंपनी का नाम कई बार बदलता है। एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में इसी कंपनी का ऑफिशियल नेम हो जाता है द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, ठीक है? और फिर जब जेम्स फर्स्ट 1603 में राजा बनते हैं तो इसी थिएट्रिकल कंपनी का नाम पड़ जाता है द किंग्स मैन, ठीक है? तो आप याद रखना, ये जो बार्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स था, ये इसका नाम बदलता है एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, और इसी थिएट्रिकल कंपनी को जाना जाता था जेम्स फर्स्ट के समय में द किंग्स मैन के नाम से, और इसी को विलियम शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली प्ले कौन सी होती है? तो ऑफ कोर्स ये होती है द लव्स लेबर लॉस्ट। कैसे याद करेंगे? जाहिर सी बात है विलियम शेक्सपियर को पहली प्ले को लिखने में बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ा होगा, तो लेबर से आप याद रखेंगे कि ये इनकी पहली प्ले है, और इसको लिखा गया था कब? 1590 में, ठीक है? टीटस एंड ट्रॉनिकस ये लिखा गया था 1591 में। ये इनकी वन ऑफ द रोमन प्लेस होती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1596 में। देखो ये सारे मैं डेट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोड याद है, इसीलिए मैं इन सारे डेट्स को बहुत आसानी से आपको बता पा रहा हूँ। कोरियोलेनस ये लिखा गया था, ध्यान रखना, 1608 में। ये भी विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द रोमन प्लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस कब लिखते हैं? तो देखो इनकी बहुत सारी प्लेस कब आती है? ये आती है 1590 के बाद, और 1600 के बाद भी बहुत सारी प्लेस लिखते हैं। तो 1590 यानी लेट 16 सेंचुरी में, ठीक है? और 17 सेंचुरी में, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि लंदन में ऐसा कौन सा थिएटर है जिससे विलियम शेक्सपियर एसोसिएटेड थे? तो ये था द ग्लोब। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब थिएटर, ध्यान रखना, पहली बार बन के तैयार हुआ था 1599 में, और उस समय विलियम शेक्सपियर की जो पहली प्ले इसमें ड्रामेटाइज होता है वो होता है जूलियस सीजर। और ग्लोब थिएटर के साथ एक घटना तब घटित होती है 1613 में, जब विलियम शेक्सपियर का प्ले हेनरी एट्थ ड्रामेटाइज किया जाता था। उस समय ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, प्रश्न पूछा गया है, और इसको रीबिल्ड कब कर लिया गया था? तो एक ही साल यानी 1614 में फिर से द ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा थिएटर कंपनी था जिसको विलियम शेक्सपियर ने खरीद लिया था, और उसी में विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स परफॉर्म किए गए थे? तो ये कोई और नहीं लेकिन ग्लोब थिएटर ही था। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो किंग्समैन थिएटर कंपनी था उसका पहला नाम बताइए जिसमें विलियम शेक्सपियर का भी कुछ हिस्सेदारी था। तो ध्यान रखना किंग्समैन का जो पहले नाम था वो था लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फिर आपको बताना है कि ग्लोब थिएटर
के साथ 1613 में क्या हुआ था, तो ये बर्न डाउन हो गया था और उस समय विलियम शेक्सपियर का कौन-सा प्ले उसमें ड्रामेटाइज़ किया जा रहा था, तो वो था हेनरी एट्थ। आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।